आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? जय उत्तराखंड सभी साथियों को। अजय बेस्ट वन यूके टीम से। और मैं स्वागत करता हूं श्री हीरा सिंह बिष्ट जी का। श्री हीरा सिंह बिष्ट जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय उत्तराखंड सर। जय उत्तराखंड उम्मीद आपको करता भी। हूं आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, मेरी आवाज भी आपको क्लियर आ रही होगी साहब संभवतः। जी 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 जी, बिल्कुल। जी तो मैं जी। सबसे पहले आप सभी साथियों से थोड़ा माफी चाहता हूं। कुछ टेक्निकल, जैसे आप जानते हैं कि हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ सीधे गांव से जुड़े हुए हैं। और हीरा सिंह बिष्ट जी अल्मोड़ा जिला के रहने वाले हैं। मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूंगा अपने सभी साथियों को, जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं इस समय। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस समय जुड़ के इस समय पे हम वन यू के टीम के इस स्वरोजगार के ऊपर चर्चा में जुड़े। और सभी सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जय उत्तराखंड। हमारे साथ श्री हीरा सिंह बिष्ट जी हैं। अल्मोड़ा जिला बगवाली पोखर जगह पड़ती है, उसमें एक गांव है कनक, कनल गाँव। वहीं से जी, कनल कनल गांव। जी। जी और इस समय हीरा सिंह बिष्ट जी अलग अलग क्षेत्रों में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और जी। उत्तराखंड ग्रेट में सर, ग्रेट। अलग अलग स्तर पर कार्य कर रहे ग्रेट। हैं। और आज हमारे निवेदन पे आप सभी साथियों के, जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड में इस कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे होटलियर्स, बहुत सारे लोग अपने उत्तराखंड पहाड़ गए हैं। और काफी साथियों ने ठान लिया है कि अब हमें अपने पहाड़ में ही कुछ कार्य करना है, स्वरोजगार करना है, जिसमें कि उत्तराखंड सरकार ने भी अपने स्तर पे कुछ प्रयास किया हुआ है। और उत्तराखंड सरकार भी चाहती है कि वो अपने उत्तराखंड सरकार भी चाहती है कि लोग अपने स्तर पे काम करें, स्वरोजगार को अपनाएं और खुद इसने सशक्त और समृद्ध बने कि उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और जैसा कि हमारे संस्थापक वनयू के टीम के श्री दिनेश सिंह बिष्ट जी ने भी बताया था कि बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन उनको धरातल पे उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार मैं फिर से जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा, हमारे साथ आज हैं श्री हीरा सिंह बिष्ट जी। अल्मोड़ा जिला के रहने वाले हैं। द्वारहाट ब्लॉक पड़ता है, वहां बगवाली पोखर एक क्षेत्र आता है जहां पे कनल गांव से वो रहने वाले हैं। और हीरा सिंह जी अभी डिस्ट्रिक्ट फार्मर एडवाइजरी कमेटी में भी हैं, एक सदस्य के तौर पे। और डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, ये भी एक कमेटी है जिसके वो सदस्य हैं। आप ये देखिए कि वो किस तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं। और मुख्य सदस्य हैं गैंग्स ग्वाली गगास ग्वाली मत्स्य जीवी कोऑपरेटिव बगवाली पोखर्स के। और गगास घाटी आपको मत्स्य एक, देवी। जी जी जी, गगास ग्वाली नहीं सर, घाटी। गगास घाटी, गगास घाटी, जी 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 जी, जी जी। गगास घाटी। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ शब्दों का हेर फेर है, मैंने खुद लिखा हुआ है लेकिन वो मेरी राइटिंग मेरे को ही नहीं समझ आ रही। और आपको एक जो बहुत जरूरी है, हमारे ये भूतपूर्व ब्रांड एम्बेसडर कृषि विभाग उत्तराखंड के भी रह चुके हैं। अब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे काफी सवाल होंगे। और बहुत सारे साथियों का यहाँ पे मुझे साथ में दिख रहा है, काफी साथी लोग जुड़ चुके हैं। और जय उत्तराखंड सभी साथियों को। मैं हम धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे, लेकिन हमारे पास फिलहाल कुछ सवाल हैं हीरा सिंह बिष्ट जी के लिए। तो हीरा सिंह बिष्ट जी, आप थोड़ा सा अपनी एक ब्रीफ शब्दों में अपनी उत्तराखंड की जर्नी हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को बताएं अपने बारे में प्लीज। सर, सबसे पहले सभी उत्तराखंड साथियों को, सभी उत्तराखंड के हमारे जितने प्रवासी लोग हैं, जितने यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को जय उत्तराखंड। साथियों, जैसा कि मेरे बारे में अजय बिष्ट जी पे बिल्कुल पूरा बता चुके हैं। मैं हीरा सिंह बिष्ट, ग्राम कनलगांव, पोस्ट बगवाली पोखर, विकासखंड द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा अल्मोड़ा से। मैं लगभग 2003 तक एजुकेशन पूरी बाहर लेने के बाद उत्तराखंड में आया। उत्तराखंड में
बहुत सारे क्षेत्रों में काम भी किया, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन एक पीड़ा थी कहीं पे कि उत्तराखंड के लोगों को हम लोग कैसे ऊपर ले जाएं, कैसा हम लोग यहाँ पे लोगों का जीवन स्तर उठाएं। बहुत स्टडी करने के बाद तो हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों के बीच में काम किया है। अभी लगभग 2008 से मैं कृषि क्षेत्र से, मैं आपके उद्यान क्षेत्र से, मत्स्यिकी क्षेत्र से, मशरूम क्षेत्र से, लगभग कृषि और कृषि से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उन क्षेत्रों में जुड़ा पड़ा हूँ। और साथ में लगभग अभी जैसा कि बिजी ने बताया कि मैं गगास घाटी मत्स्यजीवी सहकारी समिति का अध्यक्ष या चीफ पर्सन भी हूँ, और साथ में अभी जिला कृषक सलाहकार समिति का सदस्य, और जिला स्तरीय एक डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम यानी कि प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था कृषकों की आय 2022 तक दोगुनी करने का, तो 2017 से मैं उसमें मेंबर हूँ। काफ़ी कुछ प्रयास चल रहा है कि हम लोग इस क्षेत्र में काम करें, लेकिन धरातल पे अभी जैसा कि विजय ने बताया कि धरातल पे कितना ये योजनाएं उतर पाती हैं, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ लोगों का सपोर्ट है, कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारी कमियां हम लोगों में भी हैं जो कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो विजय ये लगभग लगभग अभी इस तरह का कार्यक्रम, और उसके बाद मैं भी अपने संस्था के बारे में भी, और साथ में जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हो सकते हैं और जिन जिन लोगों से मैं जुड़ा पड़ा हूँ उसके बारे में भी आगे आगे बताते रहूँगा। अभी जैसे जैसे लोग जुड़ते रहते हैं वैसे वैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे हमारे सभी साथियों का, सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए, और आपने इस समय अपना कीमती समय निकाला। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो आज की समस्या है, जो आज की पीड़ा है लोगों के ऊपर, कि हम कुछ स्वयं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं और किस प्रकार हम लोगों को जोड़ सकते हैं अपने साथ। और जो हमारी समस्याएं हैं, आज हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले कैसे बन सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या योजनाएं आती हैं और हम उसको धरातल पे किस प्रकार लेके जा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखिए, आप सभी साथी जानते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो हमारे गांव में या अपने क्षेत्र में ग्राम प्रधान का बहुत ही मुख्य रोल होता है। तो इसी से संबंधित मैं एक सवाल विषय से इसके ऊपर करूंगा। कुछ सवाल हम जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनका की जिम्मेदारी होती है कि वो धरातल पे लोगों तक ये सरकारी योजनाएं लेके आए, उनके बारे में कुछ सवाल करेंगे, कुछ जानकारी जुटाएंगे, और फिर उन जानकारी के जरिए हम अपनी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। यही प्रयास हमारा वन यूके टीम का भी रहा है लगातार। और आपको एक बात भी मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं वो हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे अल्मोड़ा जिले के वन यूके टीम के प्रेसिडेंट भी हैं अभी, और वो काफी अच्छी, मतलब आप देखिए कि इस क्षेत्र में पहले से ही जुड़े हुए हैं और हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने क्षेत्र में अपने लोगों को सशक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हीरा सिंह बिष्ट जी, मेरा सबसे पहले सवाल ये आएगा कि ग्राम प्रधान का जो विकास कार्य होते हैं, जो विकास कार्य ग्राम प्रधानों को करने होते हैं, इसके लिए पैसा कैसे और कहां से जुटाया जाता है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत को आज़ाद हुए आज इतने साल हो गए हैं। लगभग 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, 1950 में हमारा संविधान बन चुका है। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के भाग रहे हैं 2000 तक। 2009 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज भी हमारे प्रदेश में जो ग्राम स्तर का या गांव स्तर का हमारा जो पंचायती राज एक्ट होता है वो लागू नहीं है। जी। इसका तात्पर्य सीधे सीधे जाता है कि कम से कम प्रधानों के पास तो ऐसी कोई पावर है ही नहीं कि वो लोग ऐसा कुछ काम कर सकें। जहां तक उनको ग्राम विकास के लिए फंड की बात आती है, वित्त की बात आती है, या वो कितना वो लोग कर सकते हैं, ग्राम प्रधान को एक कलम दे दी जाती है कि भाई तुम एक इस कागज के ऊपर ही साइन करोगे। कागज का आकार फिक्स रहता है, ये धरातल की बात है वहां पे। तो सर, कम से कम अगर पंचायती राज एक्ट लागू होता तो शायद हमारे प्रधान बहुत सशक्त होते, शायद हमारे गांव गांव ना रह करके, बल्कि गांव बहुत अच्छे विकसित गांव जिनको कह सकते हैं,
वो हो सकते थे। ये दिक्कतें हैं। और पिछले सरकारों में, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन हमारे उत्तराखंड में विशेष स्थितियां ये हैं, एक बार बीजेपी आती है तो एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन इस मुद्दे को ये लोग चुनावी मुद्दा तो बनाते हैं, लेकिन धरातल पर उतारने में पता नहीं क्यों इन लोगों को डर लगता है कि या प्रधान लोग बहुत ऊंचे हो जाएंगे, या फिर गाँव को मतलब बदल जाएंगे, हमको वोट नहीं मिलेंगे, ऐसा क्या मतलब इन लोगों ने सोचा है। अब जहां तक उनको वित्त मिलने की बात है, वित्त अभी गांव के लिए ग्राम पंचायत का अपना वित्त होता है, 14वां वित्त या राज्य वित्त करके, उसको प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के पास विड्रॉइंग पावर होती है। उसमें लगभग गांव की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग शासन से इनको सीधे राशि अवमुक्त होती है, जो कि साल में पूरी एक किस्त आती है, एक या दो किस्त आती है, कभी एक या कभी दो। लेकिन इस बीच में अभी ऐसी स्थिति कुछ नहीं बनी है। लगभग हमारे यहाँ अक्टूबर में नए प्रधान चुन के आए हैं, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर के बाद इन प्रधानों का, वर्तमान जो प्रधान है, इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ जब से, कुछ ये जो वैश्विक महामारी हमारी कोरोना आई, कोरोना के चलते इस समय प्रधान लोग भी पैदल ही हैं। कहीं कहीं अगर प्रधान लोग कुछ व्यवस्था कर रहे हैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, अपने जेब, अपने फंड से कर रहे हैं, अपने जेब से कर रहे हैं। एक गांव का प्रधान अगर ऐसा कर रहा है जो वो सक्षम हो सकता है ऐसा, लेकिन बगल वाला गांव, अगर बगल गांव का प्रधान अगर सक्षम नहीं है, लोग उसको गाली दे रहे हैं कि भाई इसने खा लिया है, इसने पी लिया है, इसने ऐसा कर लिया है। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है, अभी तक ऐसा कुछ कोई फंड उनके पास आया नहीं है। जबकि जी जी उत्तराखंड राज्य के मंत्री मदन कौशिक जी बताते हैं कि हम हर ग्राम सभा को पैसा दे चुके हैं, लेकिन ग्राम सभाओं के जो फंड के खाते हैं वो अभी तक जीरो हैं सर। जो इनके पास पड़ा हुआ है पिछले मार्च के आसपास का, कहीं हो सकता है 1 लाख, कहीं हो सकता है 1.5 लाख, इससे ज्यादा कहीं मतलब वित्त में पैसा नहीं पड़ा हुआ है। ये लोग लगभग जीरो हैं। अभी की स्थिति ये है, ग्राम विकास के लिए जी। इनको अगर मनरेगा के तहत, जी, जी जी, मनरेगा जी, अभी आप जी कंटिन्यू मैं बात कीजिए। करूं। मैं मनरेगा के तहत आप बता तो रहे थे। मनरेगा मनरेगा के तहत जी सारे प्लीज। फंडों को छोड़ करके केवल मनरेगा के तहत ग्राम प्रधानों को अभी एक पावर दी गई है कि आप लोग ग्राम मनरेगा के तहत जो भी काम होते हैं उनको आप करवाइए। लेकिन उसमें भी जी सरकार की भी, विकासखंड स्तर का जो प्रशासन होता है उसकी भी एक सहभागिता ऐसी है कि वो लोग अपनी लिमिट से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। चाहे प्रवासी लोग आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, अभी प्रवासी लोगों का फीडबैक भी लिया जा रहा है कि आप लोग किस फील्ड से आए हैं, क्या आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए वो उस काम के लिए फंड कहाँ से आएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल प्रधान को मनरेगा के तहत कच्चे काम होते हैं केवल, जहाँ पे मतलब पक्के काम नहीं हो सकते हैं। चाहे वो दीवारें बननी है, छोटे मोटे पुस्ते बनने हैं, छोटे मोटे खड़ंजे बनने हैं, इतना ही काम दिया जा रहा है। या फिर जल संरक्षण के कार्यक्रम में अभी ये लोग काम कर रहे हैं। जी भी जी। भाई जी, जैसे आपने बताया कि कई जगह मतलब ग्राम स्तर पे अभी जैसे मनरेगा के लिए भी है, लिमिटेड है, और एक तरीके से फिक्स कागज दे दिया गया, बस उसी पे आपको साइन करने होते हैं। तो बहुत समस्या है। जी जैसे जहां तक मेरी जानकारी है, आप शायद ग्राम प्रधान के लिए भी आप रह चुके हैं, भूतपूर्व ग्राम प्रधान रह चुके हैं आप अपने ग्राम में, तो जी, आपको दो दो। इन इन चीजों के बारे में जी बेहतर जानकारी होगी। तो जी एक, जी अगर देखिए कुछ, जैसे मैं अपने ग्राम की बात करूं तो ग्राम प्रधान ने बताया था कि कुछ फंड मिला है। अब इसकी जानकारी जी। पता कैसे चलेगा, आम आदमी को पता कैसे चलेगा कि प्रधान के पास फंड आया कि नहीं आया? सही जानकारी कैसे मिलेगी? हो सकता है सही वो झूठ बोल जानकारी रहे जो हो, हो आपके सकता है ग्राम, सच बोल रहे हो। जी सर, अभी तक ग्राम प्रधानों के पास ऐसा कोई फंड नहीं आया है। अगर एक ग्राम प्रधान के पास आया होता, वो सभी जगह मतलब पूरे राज्य में हमारे सभी ग्राम प्रधानों के पास होता, तो इस मामले में जी कोई फंड उनके पास नहीं आया है। केवल जी जो उसके जो अपने अधिकार के हैं, केवल आपका वो वित्त का होता है, 14वां वित्त या राज्य वित्त, उसके अलावा जी दूसरा मनरेगा का। इसके अलावा ग्राम प्रधान के पास अपने कोई फंड नहीं होते हैं। या जी वो जी व्यवस्था, अगर ग्राम प्रधान जरा सा जागरूक है तो वो जाकर के विधायक जी के पास, सांसद महोदय के पास, जिला पंचायत के पास, या इन लोगों के पास जाकर के, या प्रमुख के पास जाकर के, इन लोगों के पास जाकर के उनसे कुछ फंड ला सकता है। और वो भी ग्राम स्तर पे प्रधान को नहीं मिलेगा, बल्कि ग्राम विकास अधिकारी को या ग्राम पंचायत अधिकारी को उसका कार्यदायी सस्ता पड़ जाता है। जी। ये है सर।
और जहां तक पैसा मिला है नहीं मिला है उसकी जानकारी के लिए आप संबंधित ग्राम विकास अधिकारी से इसको पता कर सकते हैं। सर अभी हमारे पास कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ग्राम प्रधान कहता है कि हमारे पास आया है तो इसका मतलब वो ग्राम विकास अधिकारी की नॉलेज में भी होता है। उसको ग्राम प्रधान अकेला उसको विड्रॉ नहीं करा सकता है, ग्राम प्रधान अकेला उसमें कुछ काम नहीं करा सकता है। जब तक उसमें ग्राम विकास अधिकारी की, ग्राम पंचायत अधिकारी की सहभागिता नहीं होती है, तब तक इस तरह से कोई भी काम नहीं हो सकते। जी जी, तो ग्राम विकास अधिकारी का एक तरीके से महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस संबंध में। अब एक जी चीज जी कई जी बार ऐसे हो जाता है कि हमारे पास हमने मतलब फंड तो अप्रूव हो गया है, जैसे अभी की बात जी। करें तो हाँ गवर्नमेंट की तरफ से फंड अप्रूव है कोरोना महामारी के लिए, लेकिन वो रिलीज जी। नहीं हुआ है। तो वो रिलीज करने नहीं हो का पाया। क्या प्रोसीजर होता है? जी, उसको सरकार, जो राज्य सरकार है, जब तक उसको राज्य सरकार नहीं देना चाहती है, उसको उसने घोषणा तो कर दी है, लेकिन जब तक उसको देती नहीं है तब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो आएगा नहीं आएगा कब आएगा। ये हमारे यहाँ जो भी सरकार है, वो सरकार सुबह कोई अगर नियम बनाती है या कोई सुबह रूल को दे रही है, उसको खुद फॉलो नहीं करती है। 1 घंटे के बाद उसको अपने अपने ही फैसले पर पलटना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे कंडीशन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे जो समझ आई है बेसिकली एक ये होता है कि हमारे नेतृत्व की कमी रहती है यहाँ पे। हमारे जी सर, मतलब ये जो तो बिल्कुल हमारे सही बात है। सरकार में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी कमियों के जी जी कारण जी। ये सारी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया आप लोग आपने ये जानकारी दी है। एक चीज, एक ना कई बार थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है कि जैसे हमारे पास होते हैं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत होता है और जिला पंचायत होता है, जो हमारे आसपास के नॉलेज में होते हैं। तो इनका जी जी। कामों से प्रति मतलब जो मेरे चाहे स्वरोजगार है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो किस प्रधान की या क्षेत्र पंचायत की या जिला पंचायत की मुझे किस तरीके के कार्य के लिए इनके पास जाना पड़ेगा और इनके कार्यों में कहाँ भिन्नताएं हैं? सर जहां तक स्वरोजगार की बातें हैं, स्वरोजगार की बातों के लिए ये कहीं भी कोई उत्तरदायी नहीं है। अच्छा। ये हेल्प कर सकते हैं, केवल इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि ये कितने इन क्षेत्रों के लिए जानकार हैं या कितने अच्छा। जागरूक हैं। जी रही बात प्रधान की, प्रधान जी का कार्यकाल या प्रधान जी का जो कार्यक्रम होता है वो केवल एक गांव तक सीमित होता है। उसमें जी, आपके 2-3 राजस्व ग्राम हो सकते हैं या तोग हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी स्तर पे जो क्षेत्र पंचायत है वो 3 गांव का एक सदस्य के रूप में होता है विकासखंड स्तर पे, जो कि विकासखंड में विकासखंड प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख जिसको बोला जाता है यहाँ पे, जी, उसको चयन चयन करता है, उसी की बॉडी का एक पार्ट होता है। तो जी, जी, विकासखंड जी। स्तर पे 3 गांव के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है, वो हमारा क्षेत्र पंचायत कहलाता है। क्षेत्र पंचायत। उसकी क्षेत्र पंचायत। उसके बाद जिला पंचायत होता है 14 से 15 गांव का, अकॉर्डिंग लगभग आपका जो 10,000 के पंचायत वगैरह आसपास जो की भी हो। पॉपुलेशन। जी, उस हिसाब से लगभग, तो वो जिला पंचायत सदस्य बनता है, जो कि जिला जी, पंचायत बिल्कुल। अध्यक्ष को चयन करता है। और जिला पंचायत स्तर पे जैसे हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो 40-42 हमारे 42-43-42 हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य सॉरी, तो उनका कार्यक्रम जिला स्तर का होता है। और वो 14-15 गांव का जो इस तरह से छोटा मोटा एक उनको फंड मिलता है, उससे अपने इन क्षेत्रों में विकास करवा सकते हैं, इन गाँव जी, का। जी, जी, जी। जी। और जहां तक एक जी जी, बिजी जैसे एक आपने अभी बताया कि जिला पंचायत सदस्य जो होता है वो जिला लेवल पे जो बेसिकली जिला स्तर पे एक सदस्य चुना जाता है। तो मैं चुना अपने जाता है जी। दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे डीएम के अधिकार हैं, तो एक तरीके से जनप्रतिनिधि के तौर पे जिला स्तर पे वो जो जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है, तो जिला स्तर पे मतलब विधायक से ज्यादा पावर होती है एक तरीके से जिला पावर स्तर होती पे, है क्योंकि जी। विधायक के पास आपका एक लिमिटेड एरिया होता है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला जी सर। और तो मतलब डीएम के इक्विवेलेंट एक तरीके से आपका जनप्रतिनिधि भी होता है। तो आप अगर डीएम लेवल पे अगर कुछ आपको जाना पड़ा किसी वजह से, तो आप अपने जिला पंचायत सदस्य जो चुना गए हैं उनसे भी, आप जिला अध्यक्ष है ना, तो उनसे भी जी आप अध्यक्ष बात कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। बीज जी, आप कुछ बता रहे थे कि स्वरोजगार से संबंधित इस क्षेत्र में। सर स्वरोजगार से संबंधित क्षेत्र में ये लोग इस तरह से हेल्प तो नहीं कर सकते, प्रधान या ये क्षेत्र पंचायत जो भी है,
रही बात जहां तक जिला पंचायत सदस्य की, तो जिला पंचायत सदस्य से जो जिले स्तर के अधिकारी हैं, जिला स्तर के हमारे जितने विभाग हैं, उन विभागों की जितनी भी योजनाएं हैं, उस जिला पंचायत सदस्य को उनके बारे में जानकारी होती है। वो कहीं पर हमको हेल्प करा जी सकते हैं। डायरेक्ट उनका कोई ऐसा रोल तो नहीं होता कि वो बीच में आए, जी लेकिन कम से कम संपर्क उनका होता है, क्योंकि डीएम जो होता है उनका सचिव होता है। तो डीएम अगर उनके सचिव होते हैं, तो डीएम स्तर के जितने आपके विभाग हैं जिला स्तरीय, उनमें सभी जी में आपके स्वरोजगार से संबंधित व्यक्तिगत जो कार्यक्रम है उनसे संबंधित, जो या जनता के बीच में जितनी सारी योजनाएं हैं उतने उनसे संबंधित जिला पंचायत सदस्य इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकता है। जी। तो बहुत जी बढ़िया जानकारी दी सर आपने। मतलब एक तरीके से जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे डीएम लेवल के कार्यों तक में हमें जानकारी भी दे सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं। मदद भी अ, कर सकते हैं। एक सवाल ये आता है कि जो बीडीओ होते हैं, बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट जी ऑफिसर जिनको हम कहते हैं, तो इनके पास मतलब जनता किस प्रकार की समस्याओं के लिए इन तक इस स्तर के अधिकारी तक पहुंचे? सर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसा कोई पद तो यहाँ पे नहीं है जिला बीडीओ स्तरीय। जो बीडीओ मीन बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट। ब्लॉक, सॉरी बीडीओ सॉरी मीन सी ब्लॉक। जी जी, ब्लॉक हाँ ब्लॉक जी। डेवलपमेंट या ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट माफी चाहता ऑफिसर। हूँ जी। जी कुछ से। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या विकास खंड अधिकारी एक अधिकारी, जी पद जी बिल्कुल। है। अधिकारी एक पद है। गजेटेड ऑफिसर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सर, मैं कहीं पे कुछ आपकी आवाज आ रही है। अ, ठीक है सर। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी। नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी और मैं हेलो अपने एक हेलो नए वीडियो के साथ आपके पास फिर से आई हूँ। हेलो मलेशिया हेलो आपके फोन मलेशिया जो को है वो एक स्टार्ट हो गया क्या? बहुत ही सुंदर देश है। इसके कुछ पहले कि मैं मलेशिया की बात शुरू करूँ, सर, फोन कुछ से और आ रहा है शायद। बीच में। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब फोन करें, स्विच ऑफ है। जिससे कि समय फोन समय बंद पर है। आपको अच्छा, मेरे वीडियोस मिलते रहें। तो चलते कंप्यूटर हैं पे कोई आगे की ब्राउजर ओपन हो गया है? बताऊंगी मैं। एक सेकेंड। मलेशिया एक बहुत ही रोचक तथ्य है। माफी चाहते हैं, थोड़ी देर में शायद वो कुछ आवाज की डिस्टरबेंस हो रही है। हेलो। आवाज आ रही है? जी जी, हाँ अब सही सर, हो गया। बिल्कुल 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 आ रही है। या तो सर, जहाँ तक वीडियो की बात आ रही थी, वीडियो हमारा जी विकासखंड अधिकारी होते हैं। विकासखंड अधिकारी पूरे विकासखंड लेवल का आ, आ, दायित्व पूरा उनके पास होता है। फर्स्ट, जैसा हमारा ग्राम विकास अधिकारी की या ग्राम पंचायत अधिकारी की बात मैंने कही थी, ग्राम जी पंचायत अधिकारी के ऊपर हमारा बीडीओ होते हैं। बीडीओ को आप जी पूरा गांव, आपके जितने भी गांव, पूरे ब्लॉक में गांव हैं, क्षेत्र पंचायत जो है, उसके लिए पूरे जवाबदेह, पूरे जिम्मेदारी बीडीओ की होती है। जी और कुछ योजनाएं जो ग्राम विकास से संबंधित हैं, प्रधानों को या क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, इनसे संबंधित तो वो काम करते ही हैं। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत स्वरोजगार वाली योजनाएं हैं, अगर वो भी उनमें कहीं, क्योंकि स्कीमें में होती है वहाँ पे तमाम, आपके कृषि विभाग है, कोऑपरेटिव है, सांख्यिकी है, आपका पीआरडी होता है। तो मतलब ग्राम विकास से संबंधित जितने 7-8 डिपार्टमेंट हैं वो सब उनके पास हैं। तो इनमें कहीं पर अगर स्वरोजगार की बातें भी हैं, जैसे चाहे वो कृषि विभाग में आती हैं, चाहे वो फिशरीज में आती हैं, तो इन चीजों में भी वो इस तरह से हेल्प करा सकते हैं। योजनाएं उनके पास होती हैं। उन योजनाओं में व्यक्तिगत स्वरोजगार के लिए भी काम हो सकता है। जी। शुक्रिया सर जानकारी के लिए। जी तो हम ब्लॉक स्तर पे इन अधिकारी के पास जा सकते हैं, ब्लॉक स्तर पे अगर मुझे काम जा सकते करना है हैं। तो स्वरोजगार से संबंधित ये हमें अच्छा, मेरा शायद वो दूसरे प्रश्न में हम निकाल सकते हैं उस चीज को। जैसे कि जी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जी सरकारों की ओर से अलग अलग योजनाएं आती हैं। अब आती हैं। योजना क्या होती है कि टीवी चैनल, न्यूज चैनल, पेपर तक तो पहुंच जाती है। लेकिन अब जिस आदमी जी ने जिस व्यक्ति ने गांव में न्यूज चैनल नहीं देखा है, आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत जगह तो लिमिटेड चैनल्स होते हैं, उनमें पता भी नहीं चलता है कि किस जी प्रकार की न्यूज़ें आई हैं, किस प्रकार की नीतियां आई हैं। तो उन नीतियों जी की जानकारी एक व्यक्ति गांव में बैठा हुआ किस प्रकार से ले सकता है?
सर कहीं न कहीं तो उसको मीडिया से, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया है, विजुअल मीडिया है, चाहे आपका दूसरे तीसरे बहुत सारे साधन आ गए, इन मीडिया से तो उसको संपर्क में रहना ही पड़ेगा। अगर जी, वो इस तरह से भी संपर्क में नहीं रह सकता है, तो कहीं न कहीं वो, चाहे वो ग्राम प्रधान से ही जुड़े, चाहे वो ब्लॉक स्तर से जुड़े, चाहे वो आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य से जुड़े, चाहे जिला पंचायत सदस्य से जुड़े या फिर जी, अन्य किसी विभागों से सीधे कर्मचारियों से जुड़े। तो कहीं जी। न कहीं तो सर उसको जुड़ना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं उसको ज मतलब उसको पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको कुछ मिल सकता है, तभी जाकर के वो कुछ कर सकता है। अन्यथा वो चुपचाप अगर घर में रहता है, जानकारी नहीं है, तो संभव ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ कर पाएगा। जी, जी। ये तो बिल्कुल मतलब अगर मेरे घर पे कोई नहीं आएगा, मुझे अगर नहीं जानकारी आएगा, जुटानी है तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे ज लेकिन जाना पड़ेगा सवाल बिल्कुल। सवाल सर मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर है, आपके ब्लॉक लेवल पे होगा या कहीं पे भी आप उसके पास जाएँ और वो जी। आपको सारी नीतियाँ जो आपके लिए अवेलेबल हैं, इस प्रकार की कोई सरकार की तरफ से कुछ कोई योजना या फिर कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है कि जिसके पास मैं जाके और जानकारी ले सकूँ? ये अब हल्की-फुल्की जानकारी उसको। क्योंकि मैं ग्राम प्रधान को भी पता नहीं रहता सारी जी, सारी योजनाओं के बारे में, क्षेत्र जी, पंचायत को भी नहीं पता रहता, जी, जिला पंचायत में भी सारी योजनाओं के बारे में तो पता नहीं रहता। लेकिन नहीं कम रहता है। से कम कोई ऐसा ऑफिसर या सरकार की तरफ से कुछ ऐसे तरीके का अपॉइंटेड ऑफिसर नहीं है कि जिसके पास मैं जाऊं और सारी जानकारी मुझे मिल जाए। ऐसा या तो विकासखंड स्तर पे बीडीओ से ही संभव हो पाएगा, या बीडीओ अपने जी, एडीओज को आदेश कर सकते हैं कि आपके विभाग की क्या योजना है, संबंधित व्यक्ति को बताई जाए। या उनके जी, जो पम्पलेट्स वगैरह होते हैं, या जो उनकी आपकी नियमावली वगैरह होती है, उसमें भी इस तरह के जी, कार्यक्रम होते हैं कि भाई आप इस तरह का लिटरेचर लीजिए, इस लिटरेचर में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी। अगर इसके जी, अलावा भी आपको बहुत ढंग से समझने की ज़रूरत है, तो वो हमारे जी, एडीओज आपको समझा सकते हैं। और साथ में अगर आपको जिला स्तर पे बड़ी योजनाएँ चाहिए, तो फिर आपको जिले में जाना पड़ेगा। जिले में जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो मुख्य कृषि अधिकारी हैं, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, मुख्य उद्यान अधिकारी हैं, जो भी मतलब जितने डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि जिला स्तरीय अधिकारी सबके होते हैं। तो उनमें ये लोग जा करके सीधे बात कर सकते हैं। जैसा कि अपने क्षेत्र में मैं यहाँ पे लगा पड़ा हूँ, हम लोग अपनी जी, संस्था के माध्यम से भी इसी काम को कर रहे हैं। आज बिल्कुल। लगभग 27-28 योजनाएँ हमने अपनी तरफ से सोची थी, जो कि अब तो कोरोना काल लगभग-लगभग मार्च के बाद हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है। लेकिन हमने ये लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में हमने ऐसा सोचा था कि हम ये काम कर सकते हैं। उनकी बात अभी आगे आती रहेगी। तो लगभग इन योजनाओं को मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में जाकर के इनको बात की, तो उन्होंने यहाँ पे धरातल पे इसको उतारने की बात कही। लेकिन तब से कोरोना काल स्टार्ट हो गया, अभी संभव भी नहीं हो पाया है। और साथ में इन योजनाओं से जुड़ने के लिए सभी लोगों को, सभी मतलब लगभग जो आज की स्थिति, अब कोरोना काल की स्थिति बन गई है, इस समय इन योजनाओं को लाना बहुत नितांत ज़रूरी है। तो इस तरह की योजनाएँ भी यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से कुछ किया जाए। अगर ये लोग डायरेक्ट अगर मेरे से भी बात करते हैं, और जिला स्तरीय में तो जी, ठीक है, वो जिला स्तर पे तो जाएँगे, जिला स्तर पे तो आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएँगी। लेकिन हमारे स्तर पे जी। भी जो जानकारियाँ हैं, हम भी शेयर कर रहे हैं सर। जी एक्चुअली काफी हमारे दर्शक काफी हमारे साथी इस प्रकार से आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल भी जी, उनके होंगे, वो हम धीरे धीरे जी, करके कुछ सवाल डेफिनेटली लेंगे जो कॉमन तरीके के होंगे। और जी, पहले जिस प्रकार की हमें लगता है कि ये जानकारी बहुत जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी जानकारी होनी जरूरी है, जी। उन सवालों के ऊपर हम पूछ लेते हैं। अब ये आपने जानकारी तो बता दिया कि किस किस तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। अब होता क्या है कि जब अगर मैंने कोई व्यवसाय करने का प्लान किया और गवर्नमेंट से मुझे पता है कि जैसे अभी भी आप देखिए कि व्यवसाय के ऊपर कुछ लोन वगैरह गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि इतने प्रतिशत सब्सिडी पे हम आपको लोन दे सकते हैं। तो लोन की प्रक्रिया जी। क्या होती है बेसिकली? सर लोन लोन की लेने के लिए प्रक्रिया क्या प्रोसीजर संबंधित, है? हाँ, संबंधित योजना का जो आप प्रारूप बनाएँगे, यानी कि हम उसको एस्टीमेट बनाना, या हम अपना अ, एक उसको प्रस्ताव रूप में कैसे उसको बनाते हैं। जी, जी, एक छोटा-सा है, अगर हम डेयरी का ही एक मैं उदाहरण लेता हूँ। अगर हम डेयरी की कोई जी, योजना बिल्कुल। बना रहे हैं, जी, जी, तो डेयरी के लिए हम संबंधित जो पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे क्षेत्र में हैं, अच्छा, उससे हम उसका अपना एक प्रोजेक्ट बनवा लें। उस जी, प्रोजेक्ट के मार्फत 2-3 योजनाएँ हैं। जैसे अभी एक छोटी-सी योजना है कि अगर कोई काश्तकार छोटे से काम शुरू करना चाहता है,
2 जानवर अगर वो लेना चाहते हो, 2 जानवर लेने के लिए 1 लाख रुपए की कोई योजना है, उसमें कोई जी। ब्याज भी नहीं है बकायदा, कोऑपरेटिव बैंक की योजना है, तो 1 लाख रुपए ले अच्छा। सकता है, उसको 3 साल के अंदर उसको वापस करना पड़ेगा। जी, सभी एक तो ये दर्शकों है। से मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आप कृपया इस जानकारी को जरूर समझिए कि एक योजना ऐसी है कोऑपरेटिव बैंक से 1 लाख रुपए की, आप उसको दो मतलब 2 गाय कहें या 2 भैंस कहें, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं बैंक में जाके, और आगे आप मतलब उसके लिए प्रस्ताव है, बिना ब्याज का ये लोन है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि 3 साल में मुझे मतलब वो रिफंड करना है, लेकिन 3 साल के लिए मुझे 1 लाख रुपए मिल सकता है इस योजना के लिए। मिल सकता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी हीरा भाई जी आपने। और अगर तो कई बार क्या होता है कि मेरा अगर किसी स्तर पे बैंक लोन देने से मना कर दे, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है? सर इसके लिए तो फिर कोई ऐसा विशेष ऑप्शन नहीं है। कहीं जी न जी। कहीं हमको बैंक वालों के साथ भी बना के रखना पड़ेगा बना कि के सर हम रखना ठीक है पड़ेगा, जैसे वो पैसा बनाने ले रहे का। हैं। आपकी बात हेलो। समझ गए सर, हम बनाने की जो आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली इन शब्दों में क्या है कि बना के रखना पड़ेगा। ये शायद हमारे उत्तराखंड ही नहीं, हमारे भारतवर्ष के लिए भी एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अगर मैं वन यू के टीम की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि ये बना के रखने वाली जो बात है वो मैं समझ गया हूं, उसके ऊपर भी हम बल्कि कुछ सवाल डेफिनेटली करेंगे आपसे इसके ऊपर। जी, जी, जी। क्या आप इस चीज से सर सहमत जहाँ हैं? तक ये मेरा अगला ही सवाल है बिशी आपसे। क्या आप कहते जी, हैं कि उत्तराखंड राज्य, क्योंकि आज हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हुँ, वैसे तो हम भारतवर्ष की भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या कर हमारा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य इस समय भ्रष्टाचार से त्रस्त है? 100% है सर। इसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है, तो इसको और क्या कहेंगे। जहाँ तक कि कमीशनखोरी है, जहाँ तक आपके कुछ भी काम करवाने हैं, बगैर लिए दिए काम नहीं होने हैं। जैसा कि मैं अभी पहले कह चुका, जो उनसे बना के रखनी पड़ेगी, बगैर बनाए कुछ नहीं होगा। हर तरह की व्यवस्थाएँ हैं, जब तक कि ये इनको हम शांत नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के काम कितना ही हम लीगल करें, कितना ही साफ करें, वो संभव नहीं होगा। तो चाहे उसको मोदी जी जी, कहते हैं, चाहे उसको आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं, हम जीरो टॉलरेंस पे ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। बीस जी, मैं मतलब देखिए, एक होती है अगर मेरी खुद की नीति नहीं है तो फिर तो संभव नहीं है, लेकिन जी, असंभव कोई चीज नहीं होती। और भ्रष्टाचार नहीं हंड्रेड होती। परसेंट खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग तरीके के जी, भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन कई कुछ स्तर बिल्कुल। तक तो कम होना चाहिए। एक आम व्यक्ति जी, क्या करे जिसके पास मतलब खाने के पैसे नहीं है, उसके लिए वो अपना रोजगार करने आपके पास आ रहा, आप कह रहे हो पहले पैसा रख दो तब जाके मैं आपको ये काम करता हूँ। तो ये थोड़ा सा ये बड़ी विडंबना है हमारी इन चीजों के लिए। बेची, जी, मेरा थोड़ा सवाल इस तरीके का है कि अगर किसी कारणवश मुझे जिला स्तर पे, मैं जिला अधिकारी जो हमारे डीएम है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जी, जिला अधिकारी के पास जाता हूं और जिला अधिकारी से भी मेरे को सेटिस्फैक्ट्री, या मुझे जिला अधिकारी के भी कहीं पे शिकायत करनी है, तो मैं कहाँ जाऊं फिर उसके बाद? जिला अधिकारी के पास मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन मतलब उनके ऊपर कौन सा ऑप्शन हो जाता है मेरे पास कि मुझे यहां जाके फिर तो उनकी सर हम शिकायत सीधे करनी? पहले तो हम जिलाधिकारी से डायरेक्ट मिलके जितने भी हमारे अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम जी सॉर्ट आउट करा सकते हैं, अगर बाय द वे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमारे सचिव लोग बैठे हुए हैं, मुख्य सचिव जी लोग बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी जी बैठे हुए हैं, राज्यपाल जी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों तक जी। भी हम लोग जा सकते हैं। अब जहाँ तक बिल्कुल। लोकपाल वगैरह की पहले बात हो रही थी, वो तो बिल्कुल अभी साइलेंट है, कहीं से कहीं तक किसी को पता ही टैलेंट नहीं हो। कौन लोकपाल है, कहाँ क्या है। और आरटीआई की भी आपके पास सुविधाएं सारी सारी कुछ है, लेकिन आरटीआई में भी अच्छा। ऐसा कुछ विशेष निकलता नजर नहीं आता है। केवल एक लोगों ने हथियार बना लिया है, भाई मुझे अगर कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है तो मैं आरटीआई लगा दूं, सूचना का जी। अधिकार यानी कि। तो सूचना ऐसा अधिकार। कुछ विशेष है नहीं कि हम सूचना अधिकार है। तो सूचना अधिकार के तहत भी आपको सारी जानकारियां मिल सकती हैं, लेकिन सूचना अधिकार से ही ऐसा संभव होगा, ये भी विकास संभव होगा, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं हमको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, हमको भी सक्रिय रहना पड़ेगा, हमको भी उस क्षेत्र में जा करके
कुछ न कुछ अपनी भागीदारी जो हमारी हो सकती है वो हमको निभानी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी हमको समझनी पड़ेगी सर। जी, बहुत बड़ी बात कही सर आपने कि हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन तो है, हम मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं, राज्यपाल तक पहुंच सकते हैं, जी लेकिन हर हर व्यक्ति मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाता, और उसके भी बहुत कारण होते हैं। या तो हमारे अंदर इतना इतना मैं कहूँ कि इतनी पहुंच भी नहीं होती। पहुंच, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए आदमी आदमी अगर एक छोटे से उपचार के लिए, आज की डेट में मैं कहूँ, एक छोटे से उपचार के लिए पूछता है कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, आखिर ऐसी समस्याएं क्यों होती हैं? तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि मुझे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े किसी कार्य के लिए। अब सर, अगर कोई योजनाएं जैसे हमारे यहाँ पे आई हुई हैं और बहुत समय से रुकी हुई है, जी। अगर किसी प्रकार की योजना ऐसी है कि बहुत समय से रुकी हुई है, तो उसको दोबारा सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं कहाँ जाऊं? विकासखंड स्तर पे हम विकास खंड लोग स्तर। ग्राम स्तर पे जितनी भी योजनाएं होती है ग्राम स्तर पे लागू करने के लिए, वो मैक्सिमम आपकी 90% विकासखंड में पड़ी होती हैं। या विकासखंड जो हमारे प्रमुख होते हैं या बीडीओज होते हैं, वो बीडीओज ही उन योजनाओं को, रुकी हुई योजनाओं को फिर से चालू करवा सकते हैं। या जो जी बहुत बड़ी योजनाएं हैं, जैसे राज्य सरकार की सीधी योजनाएं हैं, या जैसे आपके विधायक फंड में या सांसद फंड में होती है, या तो ये आपके ब्लॉक स्तर पे, या फिर कहीं कहीं 10% के आसपास जिला स्तर पे भी कहीं रुकी होती हैं। जिला स्तर पे रुकने का मतलब हम लोग सीधे डीएम साहब से, या हम लोग सीधे जो संबंधित विभाग के जो विभागीय अधिकारी हैं या विभागीय प्रमुख हैं, उनसे भी सीधे मतलब वार्तालाप कर सकते हैं, सीधे उन योजनाओं को कार्य रूप में ला सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने ये बताया हमें। और सर, आप मतलब इन चीजों को क्या मानते हैं कि जैसे योजनाएं, नीतियां इतनी ज्यादा हैं, लेकिन उत्तराखंड में धरातल पे, या जहां हम चाहिए उनको, मतलब उन योजनाओं को जहां पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, उनका एग्जीक्यूट ना होने का प्रमुख कारण क्या होता है सर, आपके? सबसे बड़ी बात मैंने शुरुआत में ही कही थी, जी अगर हमको विकास करना है, आज हमको कोई विकसित गांव बनाना है, तो उसके लिए जी पंचायती राज एक्ट का होना बहुत जरूरी है। जी जब तक पंचायती राज एक्ट हमारे पास नहीं है, तब तक हम ये इस तरह के सपनों को देख, केवल सपने ही इसको कह सकते हैं, इसको धरातल पर उतरना नहीं कहेंगे। पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था, हम लोग उत्तर प्रदेश के भाग हुआ करते थे, पहाड़ी राज्य हमारा था, पहाड़ी जी क्षेत्र था हमारा, राज्य हमारा जी पूरा उत्तर प्रदेश था, 84 जिले 85 जिले हुआ करते थे। जी तब योजनाएं हमारी सारी लखनऊ से बना करती थी, लखनऊ के एसी कमरों से बन करके तैयार होकर करके आती थी। जो योजना एक सड़क किनारे गांव के लिए बनी है, वही योजना एक हमारा दूर दराज का जंगल का गांव होता था, उसके लिए भी वही योजना बनती थी। जी जी और यही कारण है, अगर हमारा पंचायती राज एक्ट लागू होता, योजनाएं हमारे गांव से जाती, हमको भैया ये चाहिए, इस हिसाब से हमारे गांव का विकास संभव है। कहीं अगर जल संरक्षण का सर कार्य हो रहा है, मेरा गांव नदी के किनारे है, मेरे गांव में संभवतः जल संरक्षण की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन अभी पहाड़ की स्थितियां ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसी स्थितियां हैं कि जल संरक्षण में ही अगर काम हमको करना है, तो जो काम हमारा नदी किनारे के गांव में करने का होगा, वो हमारा बिल्कुल दूर दराज का जंगल का बिल्कुल बीहड़ के ऊपर अगर कोई गांव बसा हुआ है, उसकी योजना हमारी योजना में बिल्कुल धरातल जमीन आसमान का अंतर होगा। अगर बिल्कुल सर, हमको इसको धरातल पर, जी, अगर ये धरातल पे योजनाएं उतारनी है, तो इनके लिए हमको सबसे पहली बात है, योजना का प्रारूप हमारे गांव से ऊपर को जाना चाहिए, न कि आज जैसे पहले लखनऊ से आता था, आज देहरादून से आ रहा है। अंतर इतना ही है कि देहरादून से आ रहा है। 413 किलोमीटर हमारा देहरादून दूर है, 413 किलोमीटर ही हमारा लखनऊ दूर है, तो हमारे लिए तो जितना देहरादून है वही लखनऊ की कंडीशन है। और इसके लिए कम से कम सरकार को भी गांव के बीच में, सॉरी, हमारे राज्य के बीच में होना चाहिए था। आज देखिए, हमारा गैरसैंण राजधानी का मुद्दा आता है। गैरसैंण राजधानी के मुद्दे की अगर बात हम करते हैं, क्योंकि ये मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड बात है, छोटी छोटी, ज्यादा दूरी नहीं है हम लोगों के विषय में जी कि हमारा ये सारी मतलब जितने मुद्दे बीच में आ जा रहे हैं। अगर हमारा गैरसैंण राजधानी अगर बीच में बनती है, पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य में हमारी पहाड़ी राजधानी हो जाएगी। इन 20 सालों में भी आज तक हमको स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। राजधानी के नाम पे कभी
एक पार्टी चलती है, कभी दूसरी पार्टी चलती है, और उन बिल्कुल। विकारों के कारण आज हमारी योजनाएं वही देहरादून के एसी कमरों से बन के आ रही हैं, जिसके कारण हम लोग जहां थे वो भी स्थितियां आज नहीं रह गई हैं। इसी के कारण पलायन की कंडीशन ये है। आज तो लगभग जितना हमारा रिवर्स माइग्रेशन हुआ है या पुनः पलायन वापस हुआ है, इसका कारण इस कोरोना को एक बात तो अच्छा भी कहेंगे कि इसके कारण कम से कम लोगों ने अपने घर की जमीनों को फिर से देखना चालू किया है। इन लोगों ने अपने पुराने घरों को देखना फिर से चालू किया है, जी, अपने पुराने संबंधों को फिर से देखना चालू किया है। तो कहीं ना कहीं तो इसको मतलब अच्छा भी कहेंगे। हमारे यहाँ भी बीच में एक दिन बैठक चल रही थी। पहले जहां कहीं हम लोग बैठक में 30 से 40 लोग हुआ करते थे, अभी इस बैठक में हम लोग 87 लोग बैठे थे। जी। तो कुछ कारण भी थे उसमें। कुछ लोग क्योंकि बाहर से आ रहे थे, लोग कहते हैं भाई बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको अंदर क्वारंटीन होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन जरा सा दूरी बना के रखिए। ऐसा भी नहीं, ये बीमारी भी चली जाएगी, हो सकता है कुछ लोगों को लेके जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा अच्छी बात एक ये है, जहां हम लोग 30-35 लोग यहाँ बैठा करते थे, आज 87 लोग बैठे हैं। कम से कम गांव के बारे में 87 दिमाग तो साथ चलेंगे। जहां पहले 30-35 दिमाग चलते थे, आज 87 दिमाग साथ में चलेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अगर कुछ बुराइयां लेके बिल्कुल आती है, कुछ सर, अच्छाइयां भी लेके आती है। मैंने कुछ समय पहले ही ये बात रखी थी कि कोरोना महामारी क्या उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हो सकता है। मतलब ये खैर विषय थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आज डिफरेंट हो जाएगा। बेसिकली भाई जी, आपने भी काफी अच्छा समय दिया। मैं एक छोटा सा कुछ साथियों के प्रश्न भी हैं और कुछ मेरा खुद का भी एक प्रश्न है इसमें। होता क्या है कि जैसे मेरे पास एक्चुअली मेरे गांव में मैं खुद अगर कुछ मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि हो सकता है यही प्लान काफी लोग सोच रहे होंगे, तो उनकी ये समस्या दूर हो सकती है। मेरे पास कुछ लोगों का मुझे पता है कि अब वो खेती वगैरह नहीं करते हैं, और मुझे एक साइड की एक मुश्त जमीन मिल जाएगी। तो एक मुश्त जमीन जब मेरे को मिल जाएगी तो मैं इस पे कुछ काम भी कर सकता हूँ। और कुछ काम क्या, मेरे केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, उसमें हो सकता है मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकूं, ताकि मेरे पास क्योंकि ज्यादा जमीन है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है प्रोजेक्ट के लिए, पहले तो मैंने लोगों के साथ मिलके एक अपना एक प्रस्ताव रखा और उनकी रजामंदी से मैंने एक चेकबंदी, मैं ये कहूं, जो चेकबंदी आप भी जानते हैं कि पास हो चुकी है, विधेयक पास हो चुका है, लेकिन धरातल पे उतरने में न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे। तो चेकबंदी अगर मेरी मिल जाती है कि मुझे इतने खेत मेरे को कोई बंदा, या मैंने गांव के लोगों के साथ बात करके इतनी खेती कर ली, लेकिन जानवरों से बचाने के लिए या अन्य चीजों से बचाने के लिए मुझे उसका एक तारबाड़ करना है। तो जो फेंसिंग हो सकती है क्या इस तरीके से, एक मैं अगर मल्टीपल लोगों की मेरे पास जमीन पड़ी हुई है तो मैं उसके ऊपर किसी योजना के अंतर्गत फेंसिंग करवा सकता हूँ? बिल्कुल सर, अगर इसमें भी आपके बहुत सारी चीजें हैं। अभी अगर केवल फेंसिंग हम दीवार से कराना चाहें, पत्थर की दीवार से बनाना चाहें, तो मनरेगा के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सर। जितना आपको चाहिए उतना होता है। एक बात तो ये है, लगभग उसकी ऊंचाई, हमारी दीवार की ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 1.25 मीटर तक लगभग ऊंची है, जिसके अंदर सुअर तो नहीं आ सकता, लेकिन बंदर आता है। बंदर के लिए हमको फिर दूसरी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। अगर हम लोग पैसा नहीं लगा सकते हैं तो हम मनरेगा के तहत इस दीवार को बना सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ कंपनीज हैं जिनका सरकारी विभागों से टाई अप हुआ है, चाहे वो उद्यान विभाग से हो, चाहे अभी, लेकिन कृषि विभाग तो नहीं करा पा रहा है, उद्यान विभाग करवा रहे हैं। उद्यान विभाग के तहत अगर आप अपने क्षेत्र में सब्जी का काम या कोई भी इस तरह से फसल का काम छोटा मोटा कर रहे हैं, उसके लिए आपका 50% सब्सिडाइज वर्क है, सब्सिडाइज या फेंसिंग का काम है, या 75% तक सब्सिडाइज वर्क भी है। जैसे कि जी अगर हम फेंसिंग उसमें करें, क्रेट आपका कांटे वाला तार, एंगल, जी। मैं उसको कस करके हम लोग का काम कराना चाहें, तो उसके लिए 50% सब्सिडाइज वर्क उद्यान विभाग के हैं सर, जिसके अच्छा, अंदर तो बंदर, आपने सुअर, अगर जी हेलो जी जी बोलिए, आप बोलिए। हेलो जी, उसमें आपके 50% सब्सिडाइज वर्क भी हैं। और कुछ अभी हमारा सोलर फेंसिंग का काम आ रहा है। अब उसको कंडीशन ये हो रही कि संभवतः 75% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, 25% काश्तकार लगाएगा, जिसमें लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए लगभग 2 लाख की कॉस्ट आ रही है, जिसमें 5 फीट या 4.5 फीट ऊंची, उसमें
एंगल लगेगी, उसके साथ साथ पतले तार लगाए जाएंगे, वायर लगाई जाएगी। वायर पे सोलर करंट होगा जो कि झटका मारेगा, जिसके अंदर सुअर तो नहीं आ सकता है, पालतू या फालतू जानवर भी नहीं आ सकते हैं, उसमें आपके बंदर भी नहीं आएंगे इवन देन। तो उसमें संभवतः काश्तकार को 25% लगाना पड़ सकता है और 75% उसमें गवर्नमेंट का होगा। वो अभी प्लानिंग में है। अभी इस कोरोना काल में कितना वो आपके सक्सेस हो, मतलब इसको अभी करते हैं नहीं करते हैं, ये बात की बात है। अभी नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष तक ये संभव है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने ये बताई कि मनरेगा के थ्रू भी कर सकते हैं, उद्यान विभाग से भी मिल सकता है, और अभी एक योजना जिसमें कि 75% तक की सब्सिडी हमें सच मिल सकती है। जी। जी, तो अब इसमें जो जैसे मैंने कहा कि मैं मत्स्य पालन भी करूंगा, मैं मुर्गी पालन भी करूंगा, मैं डायरी फार्मिंग भी करूंगा, मैं सब्जी उत्पादन भी करूंगा, मैं कृषि का भी, खेती का भी मैं कुछ काम करूंगा। तो क्या इन प्रोजेक्ट्स के लिए या अलग अलग काम के लिए मुझे अलग अलग विभाग से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर एक ही विभाग में जाके मुझे एक ही साथ उसके लिए लोन भी मिल सकता है? सर एक ही साथ जाकर के एक ही साथ तो नहीं मिल पाएगा। ये अलग अलग जी विभागों की योजनाएं हैं, अलग अलग विभागों की योजनाओं के हिसाब से अलग अलग विभागों से प्रोजेक्ट आपको बनवा करके उस पर काम करना पड़ेगा। अगर हम जी इसको एक ही फील्ड, मतलब एक जगह पे काम कर रहे हैं, इसको आ, क्या कहेंगे इसको, योजना को कुछ है नाम, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो जी, कोई बात नहीं, इंटीग्रेटेड मतलब कोई फार्मिंग, इस प्रकार की योजना है? इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत, चाहे वो हमारा डेयरी का कार्यक्रम है, चाहे वो हमारा मछली पालन का कार्यक्रम है, मुर्गी पालन का है, जी उसमें आपका जी साथ साथ में अभी कुछ एक योजना आपकी RKVY करके कृषि विभाग की योजना है, जिसमें दो तीन चीजें उनको एक साथ मिल रही हैं। एक फिश जी टैंक है, या बहुत जी या जी। मल्टीपर्पज टैंक है, हम्म। उसमें आप फिशिंग भी करें, उसके पानी से आप संबंधित कुछ एरियाज को आप सिंचित भी कर सकते हैं। लगभग 50,000 लीटर का टैंक है, 50,000 लीटर का टैंक बहुत बड़ा होता है। लगभग जी, 4 से 5 लाख रुपए तक की योजना होती है, अच्छा। जिसमें एक छोटा सा मुर्गी बाड़ा, जिसमें कि लगभग काश्तकार 50 मुर्गियां रख सकता है। साथ ही उसमें एक पॉली हाउस भी है, छोटा सा 30 बाई 10 स्क्वायर फीट का, यानी कि आपका 300 स्क्वायर फीट का है, जिसमें प्लांट प्रोडक्शन के तहत आप काम कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्लांट प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें एक साल में लगभग लगभग 3 से 4 खेती भी आप ले सकते हैं। और कैश क्रॉप के रूप में ही काम करता है ये, क्योंकि आप चाहे उसमें शिमला मिर्ची की पौंड डालें, चाहे बैगन की पौंड डालें, चाहे आप टमाटर की डालें, गोभी की डालें, तो इस तरह से काम बहुत सारे, मतलब काम इसमें एक साथ किए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसमें डेयरी का कार्यक्रम है, जहाँ तक इसमें आपका मौन पालन का कार्यक्रम भी हो सकता है, जहाँ तक इसमें आपका मशरूम का कार्यक्रम हो सकता है, इनके लिए हमको अलग जी अलग विभागों से मिलना पड़ेगा, अलग अलग विभागों से मिल करके इनको, लेकिन आप इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के रूप में एक ही साथ एक ही जगह पे काम कर सकते हैं सर। जी, बहुत आपने ये जानकारी दी। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर या हाँ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मेरा है कि एक चीज से मैं अलग अलग चीजें मैं कर सकता हूं, तो उसके उससे संबंधित भी हमारे पास ये जानकारी मिल सकती है, और सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं कि जिसके अंतर्गत हम ये काम कर सकते हैं। सर, मेरा एक और सवाल है, जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अगर मुर्गी फार्मिंग करनी है, या फिर मुझे दुग्ध पालन करना है तो मुझे इस विभाग में जाना है, ये काम करना है तो दूसरे विभाग में जाना है? ये विभागों की जानकारी मुझे कौन दे सकता है सबसे अच्छा? सर, सीधे सीधे आप ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो BDO जो होते हैं, ये जी BDO जी आपको सारी जानकारी दे करके सारे संपर्क आपको वहां से करवा भी सकते हैं कि मुझे जी आप, मतलब ये मैं बता दूं कि मुझे ये योजना चाहिए, मुझे सर ऐसा ऐसा करना है या इस कार्यक्रम को करना है, तो मुझे किससे संपर्क किया जाए। वो आपको संबंधित विभाग से लेके, संबंधित अधिकारी से लेके, उनके संपर्क नंबर से लेके वो सारे उपलब्ध करा सकते हैं सर। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे हिसाब से, कि आपको आगे की जानकारी लेने के लिए वीडियो से संपर्क जरूर करें, और वो आपको उनकी जानकारी डेफिनेटली आपको देंगे, और आगे किस विभाग में आपको जाना है, किस प्रकार से काम करना है, वो भी, उसका भी आपको गाइडलाइन, मतलब उसमें भी आपकी सहायता करेंगे। भाई जी, मैं थोड़ा सा अब एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है, और मुझे डेफिनेटली ये भी लगता है कि अब मैंने मुर्गी पालन कर दी, या फिर मैं ये करूं, मैंने डेयरी फार्मिंग कर दी, अब दूध बहुत ज्यादा हो गया, या मैं सब्जी का काम कर रहा हूँ, सब्जी मेरे पास हो गई, प्रोडक्शन मैंने कर लिया एक तरीके से,
प्रोडक्शन तो मैंने कर लिया, अब मैं कहाँ जाऊं उसको लेके? क्या सरकार की तरफ से कुछ इस प्रकार की योजनाएं हैं कि आप आके हमें दे दीजिए और फिर हम देखेंगे जी, आपसे हम खरीद लेंगे? कुछ इस प्रकार की कोई योजनाएं हैं? सरकार की केवल एक योजना है इसमें, डेयरी फार्मिंग में। जी आप जितना दूध उत्पादन करते हैं उस दूध को सरकार को दे सकते हैं। सरकार को, जब ये हमारे यहाँ पहले यूपी में पीसीडीएफ हुआ करता था, आज की डेट में आंचल हमारे पास है, तो आंचल आंचल के रूप डेयरी में पूरे जी आंचल डेयरी है हमारे पास। तो 13 जिलों में सभी जगह ये कार्यक्रम है लगभग। कुछ जगहों पर रूट खुला नहीं होने के कारण ऐसा हो सकता है कि वो आपके दूध को लेने से मना कर दें, लेकिन अधिकतर गांव में डेयरी आज, आंचल की डेयरी आज हो चुकी है, तो उस डेयरी के माध्यम से सीधे आप सरकार को दे सकते हैं। लेकिन अगर आज के दिन में काश्तकार डेयरी आंचल के लिए अगर दुग्ध उत्पादन करता है तो उसको बहुत जी सारी कमियां भी हैं सर। दूध के रेट आज उनके पास 20 रुपए से लेके बहुत अच्छे रेट 30 रुपए तक हैं, जबकि अगर पानी की बोतल भी अगर भर के, जो बिस्लरी की आ रही है, जिसकी भी आ रही है, कहीं से भर के दे दे रहा है, वो पानी की बोतल आपको 20 रुपए की मिल रही है। तो दूध के जी रेट भी 20 ये रुपए हैं, पानी के रेट भी 20 रुपए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस अंतर को समझने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। आज इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है जैसा कि अमूल ने काम किया था। अमूल जी ने लोगों को जोड़ा। उसके अमूल कोई एक ऐसा विशेष नाम नहीं, बल्कि बहुत कुछ सारी चीजें जुड़ करके इसमें आई। उन्होंने अपना सामान, अपना माल जो तैयार किया, उसको मार्केट पर खुद देना चालू किया। तब जाकर के आज उनके पास इतनी वेराइटीज हैं, इतनी कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो सीधे अपना काम से मतलब सब एक साथ कर रहे हैं। अगर इसी तरह से हम लोग भी यहाँ पे एक जना अगर हम लोग डेयरी का काम करते हैं तो उससे कोई विशेष तो काम नहीं हो सकता है, बल्कि पूरे ग्रुपिंग में हम लोग काम करें। एक गांव से 4-5 लोग मिल जाएं, एक क्षेत्र से हमको 10-15 लोग मिल जाएं, एक क्षेत्र के ऊपर जरा सा और बड़ा एरिया होता है, जैसे जिला पंचायत का हमारा 14-15 गांव का एरिया होता है, उस तरह के अगर लोग मिलते हैं, कुछ लोग हम लोग प्रोडक्शन कर लें, कुछ लोग हम लोग मार्केटिंग में लग जाएं, कुछ लोग हम लोग अन्य काम कर, पैकिंग में का काम कर लें, तो ये इन सारे कार्यक्रम के तहत जी एक कोऑपरेटिव के रूप में, एक सहकारिता के तौर पे हम इन कामों को यहाँ पे करा सकते हैं। लेकिन सरकार की योजना केवल दुग्ध उत्पादन को लेने की है। दुग्ध के जो अन्य उत्पाद होते हैं उसको अभी ऐसा कुछ उन्होंने व्यवस्था नहीं बना रखी सर। और इसके जी अलावा अन्य किसी तो चीजों में जी जी वैसे आप तो बोले। साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैंने पहले भी कुछ लोगों से जानकारी ली थी, तो उन्होंने कहा आप कभी भी अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल करेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। सहकारिता सामूहिक रूप से अगर आप करते हैं तो काफी हद तक गवर्नमेंट से भी आपको सपोर्ट भी मिलता है और ऑफ कोर्स जनता से, पब्लिक से भी आपको बेहतर सपोर्ट मिलेगा। तो मैं अपने साथियों को जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनसे भी मैं ये विनती करूंगा कि आप डेफिनेटली कोशिश ये कीजिए कि सामूहिक रूप से काम कीजिए, कोशिश ये जरूर करें। नहीं होता वो अलग बात है, उसके बाद आपको ऑप्शन जाना चाहिए। लेकिन जैसे बिश जी ने अभी हमें बताया, हम भी इस चीज को कि आंचल डेयरी एक बहुत अच्छा उदाहरण भी था हमारे पास, लेकिन फिर बात वही आ जाती कि पानी के रेट पे अगर दूध बेचना पड़े तो उसमें फिर आप वही है कि आदमी खाएगा क्या और कमाएगा क्या वाली बात है। तो आपको अगर इसको व्यापक रूप से करना है तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम अपनी सरकारों के लेवल पे इस तरीके से अभी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कलेक्शन सेंटर की भी बहुत प्रॉब्लम है। जैसे हिमाचल में मैं अभी आज माफी चाहता हूं, कुछ मेरा घर रेलवे, खैर तो मैं इस चीज को बताना चाह रहा था कि हमें की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो तो है ही, लेकिन हमें अपने स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा। हिमाचल का आज एग्जाम्पल देखें तो गवर्नमेंट ने कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं जहां पे आपका चाहे 2 किलो होता है, आपका घर पे 2 किलो होता है, आप जाके उठा के वो उनके कलेक्शन सेंटर में दे दीजिए, उनके फिक्स है, उस हिसाब से होता है। तो ये नीतिगत चेंजेस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि
कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें और हिमाचल की भौगोलिक स्थिति में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कोई अगर किलोमीटर। हेलो हेलो विज जी। हेलो 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 विश जी, हेलो। आवाज आ रही है मेरे? हाँ आ रही सर। विश जी, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। जी जी, माफी चाहते हैं सर, बीच में वही टेक, टेक्नोलॉजी। तो इसी तरीके से मैं एक चीज कह रहा था यहाँ पे। अब कुछ साथियों के हम प्रश्न ले लेते हैं बीश जी, समय भी काफी हो जी सर चुका है। बहुत। जी अल्मोड़ा से हूँ, सब्जी उत्पादन करना चाह रहा हूँ, तो इस संबंधित मेरा मार्गदर्शन करें। कोई संबंध कौन सा मतलब सब्जी पालन में किसी ने सब्जी उत्पादन में? किसी ने कहा है बकरी साथ में पालन और मुर्गी पालन के बारे में कुछ कहा है। और जी, मैं कुछ प्रश्न एक साथ बोल देता हूं, तो उसमें आप एक बार मेरे हिसाब से अपने गांव में बकरी बाड़ा का काम करना चाहता हूं, मार्गदर्शन करें। दूध का धंधा करना चाहता हूं। हाँ, एक साथी ने भी पूछा था कि दूध का धंधा करना है, क्या जर्सी गाय पहाड़ में हो पाएगी? सुझाव दीजिएगा। और कुछ लोगों ने कहा है कि अपने नंबर दे रखें, तो आपको सर डेफिनेटली काफी लोग शायद हो सकता है फोन करें। आपका नंबर आप अगर चाहें तो आप लोगों, दर्शकों को, साथियों को अपना नंबर बता सकते हैं। जी सर। उसके बाद बिश जी, अभी मैं यूएसए में हूँ, आने पे आपसे मिलूंगा। मैं अल्मोड़ा जी से हूँ, सब्जी जय उत्तराखंड। तो उत्तराखंड। ज्यादातर डेयरी फार्मिंग के लिए क्या आप मुझे लोन लाने में हेल्प कर सकते हैं? भाई कुछ नहीं हो जी सकता। तो इसी प्रकार से मत्स्य पालन के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, क्या। तो ये ना, आपको मैंने बताया कि कोई सब्जी उत्पादन करना चाहता है, कोई अगर मैं लेके आऊं तो उसका हो सकता है। आपके बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं अलग अलग स्तर पे, तो आप जी एक छोटी सी जानकारी थोड़ा सा अलग, मतलब ये क्योंकि डिटेल्ड है। अगर मैं एक सब्जेक्ट पे जाऊं बकरी पालन के लिए, तो मैं पूरी जानकारी इस तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन एक बेसिक जानकारी हर व्यक्ति का, जो कि ताकि इसमें समाहित हो सके, सभी को इसकी जानकारी मिल सके। तो आप इसमें प्लीज थोड़ा सा मदद कीजिए साथियों का। सर ये भाई लोगों ने मेरा सबसे पहले तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहता, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दूं इनको। आप लोग नोट कर लीजिएगा। 8799724643। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, 8799724643। अब मैं आपकी जो जो आपने प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के मैं एक बार जरा सा शॉर्ट लिस्ट इनको कर दे रहा हूँ। सबसे पहले एक भाई जी ने पूछा था, कहीं अल्मोड़े से हैं, ये सब्जी उत्पादन कैसे कर सकते हैं, या सब्जी उत्पादन के बारे में जानकारी चाह रहे थे। सब्जी उत्पादन के बारे में अगर आप बहुत डीपली अगर जाना चाहते हैं, इसमें आपका अल्मोड़े पे कहाँ पे है, दिख नहीं रहा है, अल्मोड़ा ही दिख रहा है केवल। आप उद्यान विभाग से सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। इसमें मुख्य आपके उद्यान अधिकारी टी.एन. पांडे जी बहुत संपर्कित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी इन बातों को, सारी जानकारी आपको तुरंत देने की मतलब काम करेंगे। और साथ में मेरे माध्यम से भी आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, तो डायरेक्ट फ़ोन करके मैं भी आप लोगों का इस तरह से सॉर्ट आउट करा दूँगा। और उसके बाद कहीं मुर्गी पालन और बकरी पालन की बात आ रही थी। मुर्गी पालन अगर आप कोई यूनिट लगाना चाहते हैं,
मनरेगा में भी ये काम आपके हो रहे हैं। अगर मुर्गी पालन के लिए आपको मुर्गी बाड़ा बनाना है, बकरी पालन के लिए आपको बकरी बाड़ा बनाना है, तो इसके लिए ब्लॉक की योजनाएं हैं। बकरी बाड़ा और मुर्गी बाड़ा बनाने की अलग अलग योजनाएं हैं। उन योजनाओं के तहत आप उनके छोटे से कमरे या मतलब जितना भी आप चाहते हैं उस हिसाब से आपका कमरा बना सकते हैं। लेकिन योजना का पैसा सारा मनरेगा के तहत मिलेगा। और जहाँ तक मुर्गी और बकरी का सवाल है, इसमें मुर्गियां आपको 200 तक मुर्गियां विकासखंड से मुफ्त भी आपको दी जा रही हैं। एक कार्यक्रम तो ये है, लेकिन 200 मुर्गियों का यूनिट होना चाहिए। 200 से कम का होगा फिर आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। लेकिन 200 मुर्गियां है तब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और उसी तरह से बकरी की योजना है। बकरी की योजना में अगर आप लोग बकरी बाड़ा बना लेते हैं या कुछ बकरियां आपके पास पहले से ही हैं, बाड़ा भी बना हुआ है, ये अलग अलग चीजें हैं। बाड़ा बना हुआ है या बाड़ा बनाना है। बाड़ा बनाना है तो मनरेगा के तहत बनाए। अगर बाड़ा बना हुआ है, कुछ बकरियां आपके पास हैं, तो 10 बकरी प्लस 1 बकरा 64,000 रुपए की पशुपालन विभाग की योजना है, जिसमें 6,400 रुपए काश्तकार ने देना है और 90% जो राशि है उसको विभाग स्वयं वहन करता है। आप 6400 रुपए विभाग के नाम पे डीडी जमा कर दें, वो आपको तुरंत। लेकिन वो ये योजना अभी एससीपी में, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत या एससी के लिए ही ये जारी है। इसको जनरल में करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। संभवतः इस बीच में आना था, लेकिन अभी इस कोरोना काल के कारण वो नहीं आ पाया। जनरल जो हमारे सवर्ण जाति है, सवर्ण जाति के लिए ऐसा भी संभव नहीं है। इस जाति मतलब इन लोगों के लिए 10 बकरी प्लस 1 बकरा 6400 रुपए, और कुछ कुछ एनजीओ जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहीं कहीं दे रहे हैं। जहाँ पे एनजीओ और आपके विभाग का कंबाइंड योजना है, तो वहाँ पे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा रही हैं। लेकिन केवल अभी एससी में ही ये योजना है। जनरल के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, वो अभी सैंक्शन होकर के नहीं आया है। इस बीच में जब भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो जनरल के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आप जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय या आपके निकटतम जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उससे सीधे संपर्क करके आप इस पर बात कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरी बात आपकी मत्स्य पालन की आती है। मत्स्य पालन के लिए जहां तक टैंक की बात है, सबसे बड़ा टैंक आपको इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है टैंक का होना। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बगैर पानी के आपके पास मछली पालन हो नहीं सकता है। मछली पालन में टैंक बनाने की 2 तरह की योजनाएं हैं। एक हमारा कृषि विभाग इसको बनाता है, जो आरकेवीवाई के योजना के तहत, और दूसरा बनाता है इसको मत्स्य विभाग। लेकिन मत्स्य विभाग जो बना रहा है इनको, वो आपके कच्चे तालाब बना रहा है जहां पर पानी रुके, तो उसके लिए मिट्टी का चिकनी मिट्टी होना, लाल मिट्टी होना वो बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जहां पे हमारे पहाड़ों में दिक्कत है तो उसके लिए आरकेवीवाई योजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आप इस टैंक को बना सकते हैं। लगभग इसके 4-4.5 लाख रुपए कॉस्ट है। पूरा आपको 90% सरकार दे रही है, 10% आपको लगाना है। अगर 4 लाख की योजना है तो 40,000 रुपये आपको जमा करना है, 3,60,000 रुपये गवर्नमेंट इसको दे रही है। इसमें आरकेवीवाई के तहत आपको फिश का टैंक भी मिलना है, एक पॉली हाउस भी मिलना है, इससे पहले हमारा जिक्र आया था, और उसके साथ साथ एक मुर्गी बाड़ा भी इसमें मिलना है। तो इन 3 चीजों की कॉस्ट 4.5 लाख के या 4 लाख के आसपास जो भी बनती है, ये सामान की उपलब्धता के अनुसार भी आपका एस्टिमेट बन जाएगा। उसी के अनुसार आपको उसका 10% जमा करना है, शेष आपको पूरा गवर्नमेंट देगी या विभाग आपको कराएगा हेल्प। और रही बात आपके मत्स्य विभाग के जो टैंक बनते हैं, उनकी कॉस्ट कम आती है क्योंकि ये कच्चे बनते हैं, लेकिन पानी रुकने की संभावना इसमें होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने वहाँ कच्चे टैंक बनवाएं। इनमें आप मछली पालन करेंगे। इसकी योजना एससी में 100% आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि 100% सब्सिडाइज होता है एससी में, और जनरल में ये 50% आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी। अगर कोई योजना 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख में से 50,000 रुपये आपको लगाना है, 50,000 रुपये गवर्नमेंट आपको देगी। एक काम ये है। और इसको आपने फिर ट्रेनिंग के बारे में बात की है, ये तो आपके तालाब की बात थी, अब आपके ट्रेनिंग के बारे में बात है। ट्रेनिंग आपको मत्स्य विभाग के लिए मत्स्य विभाग स्वयं करवाता है, एक बात। दूसरा, इसके बारे में पंतनगर यूनिवर्सिटी से सीधे संपर्क आप लोग कर सकते हैं। मैं उसका नंबर अभी लेकिन मैं यहाँ पर रख नहीं पाया हूँ, आप मेरे से संपर्क कर लेंगे तो मैं आपको उनका पंतनगर यूनिवर्सिटी में भेजने का, वहाँ पर रहना खाना पीना आपका फ्री, बाकायदा आपको स्टाइपेंड भी पर डे का जो भी आपका मानदेय होता है वो भी आपको दिया जाता है। 3 से लेकर के 7 दिन की ट्रेनिंग होनी है। और अभी
अक्टूबर लास्ट में शायद 22 से 25 या 22 से 27 2 ट्रेनिंग का कार्यक्रम वहाँ पे है। आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। अगर उसमें किसी को भाग लेना है, आप मेरे को एनरोल करवा दें। मेरे को उनका नाम, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर दिलवा दें, मैं उनको सीधे वहाँ के लिए आपको एनरोल करवा दूँगा। तो इतना इतना मतलब इस तरह की जैसे आपको ट्रेनिंग भी कार्यक्रम इसमें दिए जा सकते हैं। उसके बाद आपका डेयरी फार्मिंग का आपका आता है, जो कि आज पहाड़ में बहुत ज़्यादा लगभग विकास की अगर बात करने हैं तो बिना डेयरी फार्म के बने इसके लिए बहुत बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हर घर में दूध की खपत होती है, हर घर में दूध का उत्पादन भी है। जितने हमारे वहाँ जानवर हैं, उससे कई गुना कम हमारे यहाँ दूध का उत्पादन है। जानवर ज़्यादा हैं, दूध का उत्पादन कम है। 1 से आधा लीटर, 2 लीटर वाले जानवर हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी एक भाई ने पूछा था हमको कि आप पहाड़ में क्या जर्सी गायें हो सकती हैं? बिल्कुल भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। पहाड़ में जर्सी गाय, पहाड़ में होल्स्टीन फ्रीजियन आपकी चितकबरी सफ़ेद लाल काली सफ़ेद गायें, पहाड़ में आपके साहिवाल, पहाड़ में आपके रेड सिंधी, पहाड़ में आपके तमाम जो हमारी इंडियन वैराइटीज़ हैं, जो हमारी विदेशी वैराइटीज़ हैं, पहाड़ का माहौल उसके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि उनको ठंडा चाहिए, वो ठंडा हमारे यहाँ पे है। प्लेन्स में कहीं-कहीं आपने देखा होगा एचएफ जानवर अगर किसी ने रखे हैं बहुत अच्छे उत्पादन वाले 30 से 40 लीटर वाले, तो वो लोगों को उस जानवर के लिए एसी लगाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नेचुरल रूप में कम से कम प्रकृति ने हमको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पे 30 से 40 लीटर वाली दूध वाले जानवर को भी यहाँ पर पाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छा दूध यहाँ पे निकल सकता है, बहुत अच्छा आप लोग रोजगार कर सकते हैं। लेकिन करना पड़ेगा हमको इसको परिवार के तौर पे नहीं, बल्कि हमको इसको एक रोजगार के तौर पर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग दिल्ली जाकर के, बाहर जाकर के इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने लिए काम करें। इसके लिए अगर हम लोगों ने जिस दिन सोच दिया, तो समझ के चलिए कि हम बहुत अच्छा इसमें मतलब कार्यक्रम कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे सफल हो जाएंगे। जी भी जी। विजय, आपने लगभग लगभग पूरी जानकारी, जितना भी हमने पूछे, लगभग सभी साथियों के मुझे पूरी उम्मीद है उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और बाकी अगर किसी साथी के किसी प्रकार के फिर भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हीरा सिंह बिष्ट जी अल्मोड़ा जिले से वन यू के टीम के अध्यक्ष हैं, और इस जिला स्तर पे वो टीम को इस लेवल पे संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप देखिए कि खुद अपना नंबर दे दिया उन्होंने, और आपको ये भी बताया है कि किस प्रकार से आप पंतनगर में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में वो लोग आपको पैसा भी देते हैं। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम उसका फायदा नहीं उठाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी भाई जी आपने, और मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, वन यू के टीम के किसी भी साथी से आप पूछिए, हम डेफिनेटली उसकी जानकारी अगर अपने पास होगी तो उसी समय देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं से उसकी जानकारी हम कलेक्ट करके आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। इसके साथ हम जुड़ते रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बिश जी आपके लिए, आप उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंडियों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? बिजी, जहाँ तक संदेश की बात है, सबसे पहले तो हम उत्तराखंडियों को आज समझने की ज़रूरत है कि हम लोग वाकई में जितना काम हम दिल्ली में जा कर के, मुंबई में जा कर के, गुजरात में जा कर के, अहमदाबाद में जा कर के, सूरत में जा कर के इस तरह से काम कर रहे हैं, अगर उसका 50% काम भी अगर हम अपने यहाँ करेंगे, अपने उत्तराखंड में करेंगे, अपने उत्तराखंड बल्कि क्या, हम केवल अपने लिए करेंगे सर। जो हम बिल्कुल सर, बिल्कुल बाहर कमा रहे हैं, अभी बल्कि पिछले लगभग 1.5 साल मैं दिल्ली में रह करके आया हूँ, इसमें काफ़ी हद तक मैं लगभग 50 से 60 हज़ार पहाड़ियों से मिला हूँ वहाँ पे। बहुत बड़ी दिक्कतों में, बहुत बड़ी विकट परिस्थितियों में वो लोग जी रहे हैं वहाँ पे। केवल उनका एक ही सपना है, भाई हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की भी स्थिति ऐसी है, प्राइवेट स्कूल में तो वो भेज ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जितनी फीस आती है उतनी तो उन लोगों का जो साल महीने भर का जो सैलरी है वो भी नहीं आती है। तो उन स्थितियों से बहुत बेहतर है कि हम लोग अपने यहाँ कुछ न कुछ करें। अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिहार से आए हुए लोग, ये नेपाल से आए हुए लोग आज हमारे रीढ़ नहीं बन पाते, आज हमारे यहाँ ये लोग काम नहीं करते, बल्कि हम लोग स्वयं काम करते।
ये समझने की बहुत बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक नेपाली लगभग हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये अपने गांव भेजता है, अपने गांव बना करके। उसी तरह से एक बिहारी भी यही काम कर रहा है। तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे ये काम स्वयं करें? ये आज हमको समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी सर। अभी जैसा कि आपने कहा कि हम लोग उत्तराखंड में अन्य भी कुछ काम कर सकते हैं। हमने अपने सोसाइटी के तौर पे, जैसा कि मैं पहले ही मैं बता चुका था कि मैं सहकारी समिति का चीफ हूँ, इसके तहत हमने कुछ कार्यक्रम रखे थे। मैं उन कार्यक्रम को सर, जैसा विजय आपका भी टाइम में उसे हो ही रहा है, संभवतः भूख भी लगी होगी। नहीं नहीं सर, हम उत्तराखंड के लिए तो हमेशा ही हैं, भूख प्यास सब दूर है, सेकेंडरी है सर। सेकेंड ईयर चलेगा। तो हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा मैं अपनी संस्था की ही जो हमने प्रोजेक्ट रखे हैं उनके जरा से बारे में आपको बता दूं। तो ये हमारे पूरे उत्तराखंड में हो सकते हैं। केवल ये मैंने अपने एक पहाड़, मतलब हमारे अपने क्षेत्र की स्टडी करके नहीं किया, बल्कि ये पूरा लगभग हमारे 10 पहाड़ी जिले हैं, उन पहाड़ी जिलों को स्टडी करके हम लोग ये निचोड़ निकाला कि इन कार्यक्रमों को अगर हम लोग यहाँ पे करें तो शायद बहुत कुछ काम हो सकता है, हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसा कि सबसे पहले हमने देखा, एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे सोयाबीन का इतना प्रोडक्शन होता है, उस सोयाबीन से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। वो लगभग 27 से 28 रुपए किलो तक सोयाबीन बेचने के लिए मजबूर हैं, जबकि हम उसी सोयाबीन को 300 रुपए किलो तक बाहर से न्यूट्रेला की जो बढ़िया आती है हमारी, उसको हम लेके आ रहे हैं। सोयाबीन का हम लोग पाउडर यानी कि दूध लेके आ रहे हैं। सोयाबीन का हम लोग रिफाइंड ऑयल लेके आ रहे हैं। सोयाबीन का हम लोग टोफू यानी कि पनीर लेके आ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम उसको यहीं पर बना सकते हैं, जहां पर हम 28 रुपए किलो दे रहे हैं। अगर उसी के रेट में हम लोग जरा सा अंतर करते हैं, रेट का अंतर करने का मतलब हम उसके उसमें क्वालिटी डाल रहे हैं, तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। 28 रुपए की जगह हो सकता है वो 100 रुपए किलो तक अगर उस काश्तकार को जाता है तो वो उसकी बहुत अच्छी खेती करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। उसमें हमारा मैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हॉलबाग हमारा द्वारा अल्मोड़ा जिले में एक जगह पड़ती है। वहाँ पे काफ़ी विशेषज्ञों से, काफ़ी डॉक्टर से, काफ़ी एक्सपर्ट से मैं परिचित हूँ। तो एक दिन हम लोग इसी तरह से गए, हमने कहा सर हम सोयाबीन के रूप में क्या कर सकते हैं। सोयाबीन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा होता है, या तो हम उसको जानवर को पीस के खिला दे रहे हैं, या हम लोग उसको ऐसे ही निपटा दे रहे हैं। 28 रुपये किलो, 30 रुपये किलो देने से बहुत अच्छा है कि हम लोग उसको अपने जानवर को ही खिला दें। अगर हम उसमें केवल कुछ क्वालिटी बदल दें, केवल मैं 2 किलो सोयाबीन का आपको गेम बताता हूँ। 2 किलो सोयाबीन अगर हम कह रहे हैं 28 रुपये किलो के हिसाब से मानते हैं, 56 रुपये की 2 किलो होती है। अगर वो 50 रुपये किलो भी उसको देता है, 100 रुपये का हो जाता है। अगर वो 6 फैट का दूध बनाना चाहे, वो काश्तकार जो कि 2 किलो सोयाबीन अगर उगाता है, वो 6 फैट का दूध बनाता है, तो 2 किलो सोयाबीन से 15 लीटर दूध बनता है सर उसका। यानी 15 लीटर दूध का मतलब 30 रुपये किलो भी अगर मानते हैं तो 15 या 45 यानी कि 450 रुपये दूध का। और उसका जो दूध बन के जो भूसा बचता है उससे बढ़िया बना सकता है। बढ़िया बनाने का मतलब, एक न्यूट्रेला का पैकेट हम लाते हैं 200 ग्राम का, वो 60 रुपये का मिलता है 300 रुपये के किलो के हिसाब से। तो 400 ग्राम लगभग बढ़िया बनती है, 120 रुपये की बढ़िया हो जाती है। 2 किलो सोयाबीन की कॉस्ट 100 रुपये, 15 लीटर दूध की कॉस्ट 450 रुपये, और 400 ग्राम हमारी न्यूट्रेला की कीमत 120 रुपये। यानी कि 100 रुपये के इक्वल करके हम उसको देखते हैं तो 500 रुपये खर्च करने पे हमको 570 रुपये मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम उस काश्तकार को इसके लिए ट्रेंड कर दें कि भाई आप इन चीज़ों को यहीं पे करें। इसके तहत अगर आपकी कोऑपरेटिव कहीं बनी हुई है, कोऑपरेटिव आपको 90% सब्सिडाइज आपको फैक्ट्रीज देने के लिए तैयार है, 90% आपको फंड करने के लिए तैयार है कि आप लोग योजनाएं बनाइए। लगभग हमारे अल्मोड़ा जिले का ही कोऑपरेटिव का फंड 330 करोड़ रुपए है, जिसमें से पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 17 करोड़ रुपए खर्च हो रखा है, और सारे का सारा पैसा शासन को वापस जाना है। तो इन चीज़ों का फायदा भी आप लोग ले सकते हैं, इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। साथ में मिल्क कलेक्शन की बात आती है, जैसे अभी डेयरी फार्मिंग की बात आ रही थी कि डेयरी फार्मिंग अगर आप करते हैं 20 रुपये लीटर आपका दूध जा रहा है, लेकिन आपको शुरुआत में एस्टेब्लिश करने के लिए तो गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं टाई अप करना पड़ेगा। हम उसको 20 रुपये 30 रुपये किलो भी दें, लेकिन जब तक हम लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, एक कोऑपरेटिव ऐसा खड़ा नहीं कर देते हैं कि हमारा ऐसा ग्रुप, कि वो ग्रुप केवल यही काम कर रहा है, हमारे पास 10 20 30 से होकर के हजारों लीटर दूध जिस दिन जमा हो जाएगा
हम उसकी पैकिंग स्वयं करें, हम उसकी चिलिंग स्वयं करें, हम उसके तमाम तरह के प्रोडक्ट स्वयं बनाएं, इस तरह भी काम किए जा सकते हैं। साथ में कुछ एरियाज में हमारे यहाँ पहाड़ में धान बहुत अच्छा होता है। कुछ घाटियां हैं, चाहे वो पनार की घाटी हो हमारी, चाहे वो हमारी गगास की घाटी हो, चाहे हमारे सोमेश्वर में कोसी की घाटी है, इन क्षेत्रों में धान इतना अच्छा होता है, उस धान की वैरायटी को अच्छा किया जा सकता है। मोटे धान से अच्छा है कि उसको हम बहुत अच्छी व्यवस्था बनाएं। उसके साथ साथ उस धान को अगर हम सर बाहर कहीं निकालते हैं, जैसे मैंने पिछले साल दिल्ली में एक चावल खाया था, इतना परेशान हो गया हूं मैं उस चावल को खाते खाते, वो मेरे दांतों में दबा ही नहीं, उसको केवल निगलना पड़ा। पता नहीं प्लास्टिक का चावल कह रहे थे, हो सकता है वो प्लास्टिक का ही चावल हो। तो उस टाइप के चावलों से अच्छा है मुझे जो हमारे यहाँ भात बनता है, चावल नहीं बल्कि भात बनता है, भात के डेल होते हैं, तो उसको खाने का बिल्कुल ये हो गया था कि मैं कब घर जाऊंगा, कब मैं मतलब भात खाऊंगा। तो उस तरह की स्थितियों वाले भी हमारे पहाड़ी लोग काफी दिल्ली में भी हैं, उस तरह की स्थिति वाले काफी लोग हमारे मुंबई में भी हैं, बेंगलोर में भी हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जान रहा हूँ। तो उन लोगों की कहानी है, उन्होंने कहा सर अगर आप हमको इसको पहाड़ से ला करके यहाँ उपलब्ध करा देते हैं, लगभग जो रेट आपको बैठ रहा है वो रेट हमको बता दीजिए, कम से कम अगर 1 रुपया भी बढ़ करके हमारे काश्तकार को मिल जाता है तो वाकई में बहुत अच्छी बात होगी। तो इस मामले में भी वो आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारे यहाँ पे जितने पहाड़ी उत्पाद होते हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो आपके मसाले हैं, चाहे वो आपके चावल हैं, आटा है, घरा बाकायदा हम लोग घराट के आटे को भी हम लोग यहाँ से सब बाहर देने की व्यवस्था बना रहे हैं। पुराने जो घराट बंद कर दिए हैं पंचक्कियां यानी कि, उन पंचक्कियों को भी हम लोग पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। तो उन चीजों को अगर ये लोग वहां पे हम लोग ला पाते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे रेट, क्योंकि उसमें क्वालिटी उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। चक्की वाला जो हमारी लाइट की चक्की वाला जो आटा पिसा होता है उसमें तो सारे कुछ उसके न्यूट्रिशन मर चुके होते हैं, लेकिन जो घराट का आटा होता है उस घराट के आटे से हमको काफी कुछ मिनरल्स, क्योंकि वो पत्थर के बीच में पिसा जाता है और वो बिल्कुल नेचुरल वे में पिसा जाता है, तो उसकी बहुत सारी हमको लाभ भी मिलते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी आज तमाम तरह की बीमारियां हमारे बीच में हो चुकी हैं, जो हम लोग मतलब इस तरह की चीजें मार्केट वाली चीजें खा रहे हैं, जो बाहर से चीजें खा रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हमको काम करना पड़ेगा इस पे भी। और उसके साथ साथ लगभग हर घर में आजकल बच्चे, बूढ़े और जवान जितने भी लोग हैं नमकीन यूज करते हैं, तमाम तरह के आपके पॉपकॉर्न यूज करते हैं, पापड़ यूज करते हैं, चिप्स यूज करते हैं। क्यों नहीं हम लोग यहाँ जो हमारे यहाँ आलू पैदा होता है उस आलू से ही हम लोग यहाँ पे चिप्स बनाना चालू करें, और जो हमारे यहाँ पे दालें होती है उससे हम यहाँ पे नमकीन बना दें, या कॉर्न भी हमारे यहाँ पे होता है। हमारे पिथौरागढ़ में इतना अच्छा कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न होता है, उसको आजकल 50 रुपए का लगभग 100 ग्राम वो लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं हम लोग इन घाटियों पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम भी हो सकता है। साथ में हमारे यहाँ कुछ पुराने टाइम पे कुछ सब्जियों को सुखा करके, चाहे वो हरी सब्जियां हैं, चाहे वो लौकी, तुरई, कद्दू, आलू, इसके खेड़े बनाए जाते थे सुबह सुखा करके। तो उन चीज़ों की भी आज बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है, या बाहर के लोग, बाहर हमारे लोग उसको खा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको खाना बंद कर दिया है। हेलो हेलो कट गया। हेलो, माफी चाहता हूँ बीच जी, कुछ फिर वही टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आई। अच्छा, कोई नहीं सर, कोई नहीं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आपकी आवाज डेफिनेटली लोगों तक पहुंची होगी। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन आपकी आवाज पूरी पहुंची होगी। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, मैं ये कहूँ कि काफी लोगों के लिए आज आपने हिम्मत बांधने का काम डेफिनेटली किया होगा। और हमारे साथी जो फेसबुक पे बोल रहे हैं, रियली गुड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय वन यूके टीम, थैंक्स सर। और हीरा सिंह बिश जी, और कह रहे हैं बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिश जी, आपने, मैं वन यूके टीम और सभी साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हम किस प्रकार से अपनी जो
रॉ मटेरियल है उसी पे खुद ही उस पे थोड़ा सा मेहनत करके और उसको जी। अच्छी क्वालिटी का अलग फॉर्म में बना के, और हम कितनी मेहनत और कितना मुनाफा उससे कमा सकते हैं, कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कलेक्शन सेंटर की एक जो दिक्कत है वो सामूहिक रूप से, जैसे आपने भी ये कहा हुआ है, सामूहिक रूप से अगर हम एक सहकारिता या कोऑपरेटिव सोसाइटी का कुछ गठन करें या किसी प्रकार से, तो उसको भी हम अच्छे स्तर पे काम ले जा सकते हैं। मैं डेफिनेटली इस विषय पे हम चर्चा करेंगे अपनी टीम के साथ और साथियों के साथ, किस तरीके से हो सकता है। और अगर ये एक बड़ा रोड़ा हमारे उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंडियों को सशक्त करने में एक बड़ा रोड़ा अगर साबित होता है, तो हम डेफिनेटली इस रोड़े को दूर करने का प्रयास अपनी ओर से 100% करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हीरा भाई जी आपका, और आप जुड़े, और समय समय पे आपको शायद अभी काफी लोग परेशान भी करेंगे, और मुझे उम्मीद है आप उनको पूरी जानकारी अपने हिसाब से देते रहेंगे, और समय समय पे हम अलग अलग विषयों पे और साथियों के बीच भी इन्वॉल्व होते रहेंगे। आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। नमस्कार।